एलिक खान के उमरा को ये रिश्ता पसंद नहीं आया था। उन्होंने एलिक खान को वर्गलाना शुरू कर दिया कि खरासान पर कब्जा कर ले। एलिक खान समझदार इंसान था, लेकिन वो इस नाजुक रिश्ते को भुलाकर खरासान पर कब्जा करने के लिए चल खड़ा हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी उस वक्त मुल्तान की बगावत खत्म करने के बाद आनंद पाल से निमटने की तैयारी कर रहा था कि हाकिम हरात का एलची पहुंचा, जिसने इसे एलिक खान के इरादों की इत्तिला पहुंचाई। महमूद गजनवी ने यह मुहिम छोड़ी और तेजी के साथ गजनी की तरफ रवाना हो गया। एलिक खान के दो सरदार बड़े लश्कर के साथ खरासान और बल्ख पर चढ़ाई के इरादे से बढ़ रहे थे। हरात में महमूद गजनवी का गवर्नर अगरचे गजनी की हिफाजत के लिए पहुंच चुका था, लेकिन इसमें इतनी कुव्वत नहीं थी कि इस लश्कर से मुकाबला कर सकता। उसने बड़ी समझदारी का सबूत देते हुए गजनी के कुछ उमरा और मुअज़्ज़िज़ीन को सुलह सफाई की बातचीत करने के लिए भेजा हुआ था, ताकि एलिक खानी लश्कर महमूद गजनवी की आमद तक हमला न कर पाए। महमूद गजनवी आंधी और तूफान की तरह पहुंचा। गजनी में दम लेकर उसने अपनी फौज को तरतीब दी और बल्ख रवाना हो गया। एलिक खान चाहता तो अब भी मामले को संवार सकता था, लेकिन वो बहकावे में आकर अब भी मुकाबले के लिए खड़ा था। महमूद गजनवी की तैयारियों की खबर पाकर कदर खान से मदद तलब की, जो 5000 फौज लेकर फौरन उसकी मदद के लिए आ गया। बल्ख से 4 मील के फासले पर दोनों का मुकाबला हुआ। ये एक इंतहाई हौलनाक जंग थी। आम मुहावरे के मुताबिक खून की नदियां बहने लगी और सर कट कर गिरने लगे। सुल्तान महमूद गजनवी का भाई नस्र, जो उस वक्त जरजान का हाकिम था, फौज के हौसले बढ़ा रहा था। महमूद गजनवी अपने भाई की मदद के लिए वहां मौजूद था। ये एक ऐसी खूनरेज और जबरदस्त जंग थी कि जिसके आगाज में यह अंदाजा लगाना भी मुमकिन न रहा था कि फतह हासिल होगी या दोनों फौजें ही मरेंगी। इसी जंग में एक अहम बात यह थी कि यह तुर्कों से तुर्कों का मुकाबला था। लोहा लोहे से टकरा रहा था। जंग के बारे में कोई फौरन अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि फैसला किसके हक में होगा। ताहम जंग ने तोल खींचा तो एलिक खान का पल्ला भारी नजर आने लगा। कहते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा था। जब उसने जंग में फतह अपने हरीफ की तरफ देखी तो मैदान जंग में अपना सर बारगाह खुदावंदी में झुकाकर गिड़गिड़ाने लगा। उसकी दुआ पूरी हुई। इससे नई हिम्मत हासिल हुई जिसकी उस लम्हे इसे सख्त जरूरत थी। महमूद गजनवी ने घोड़ा छोड़ा और एक हाथी पर सवार हुआ। उसने एलिक खान की कल्ब की तरफ अपनी फौज को हमला करने के लिए खुद रहनुमाई की। हाथी ने एलिक खान का अलम उठाने वाले को अपनी सूंड में लपेटा और सिपाहियों पर चल पड़ा, उन्हें रोकता चला गया। एलिक खान के फौजी इस मस्त हाथी, इस पर सवार महमूद गजनवी और उसके सिपाहियों के हौसलों के आगे कमजोर पड़े और पीछे हटने लगे, जिससे एलिक खान की फौज के कल्ब में शोगाफ पैदा हुआ। सिपाहियों की एक बड़ी तादाद कुचली और रौंद दी गई। दुश्मन की फौज का वस्त हिला तो महमूद गजनवी की फौज के दूसरे सिपाहियों के हौसले भी बढ़े। एलिक खान ने जो मंजर देखा वो उसके हौसले पस्त करने के लिए काफी था। उसकी फौज का दायां और बायां दोनों बाजू तितर बितर होने लगे। जंग का पासा उनके खिलाफ उलट चुका था। एलिक खान और उसका साथी कदर खान मैदान के इस आलम को देखकर मैदान जंग से भाग निकलने पर मजबूर हो गए। अब मैदान में ठहरने का नतीजा उनकी मौत की शक्ल में भी निकल सकता था। वो दरियाए जीहूं को उबूर करके अपनी सल्तनत में दाखिल हुए। उनकी फौज के हौसले पहले ही पस्त हो चुके थे। अपने हुक्मरान और सिपा सालार को भागते देखा तो उनमें भी जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई। जिसका जिस तरफ मुंह उठा भाग निकला। यूं इस भगदड़ में निस्फ से ज्यादा फौज मारी गई। महमूद गजनवी के अज़्म सख्त जानी के किस्से तो बहुत आम हैं, लेकिन उसकी इस लड़ाई का जिक्र बहुत कम किया जाता है। ये वाकया जो एलिक खान और कदर खान के साथ मुकाबले और एलिक खान की शिकस्त से ताल्लुक रखता है, महमूद गजनवी की शख्सियत की भरपूर अंदाज में तर्जुमानी करता है। एलिक खान कदर खान भागे तो फौज भी भागी। निस्फ के लगभग महमूद गजनवी की फौज के हाथों हलाक हुए। शदीद सर्दी का मौसम था।
محمود غزنوی کو اس کے بعض قریبی سالاروں نے مشورہ دیا کہ وہ شکست خوردہ فوج کے تعاقب کا ارادہ ملتوی کر دے۔ محمود غزنوی نے مشورہ قبول نہ کیا اور بھاگنے والوں کے تعاقب میں چل نکلا۔ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ 2 روز تک جاری رہا۔ تیسری رات غزنوی فوج ایک ایسے میدان میں پہنچی جہاں غضب کی سردی کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ہو رہی تھی۔ اس لیے محمود غزنوی کے لیے خیمہ کھڑا کر کے اس میں انگیٹھیاں جلوا دی۔ جب خیمے میں خوب گرمی ہو گئی تو محمود غزنوی نے اپنے ایک درباری سے کہا، جاؤ باہر جا کر سردی سے کہہ دو تم نے تو بڑا زور لگایا کہ سلطان پریشان ہو جائے، لیکن تم سلطان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی ہو۔ وہ درباری خیمے سے باہر چلا گیا۔ وہ بڑا ذہین اور ظریف واقعہ ہوا تھا۔ واپس آ کر بولا، سلطان عالی مقام، میں نے سردی کو آپ کا پیغام دیا۔ تو سردی نے کہا، واقعی میں اعتراف کرتی ہوں کہ میرا ہاتھ سلطان تک نہیں پہنچ سکا، تاہم میں سلطان کے سپاہیوں تک تو رسائی رکھتی ہوں۔ صبح وہ سردی سے اس حال میں ہوں گے کہ سلطان کی خدمت کے قابل نہ رہیں گے۔ محمود غزنوی نے مزاح میں پوشیدہ بات کو فوراً بھانپ لیا۔ اس نے ضد چھوڑ دی اور تعاقب ملتوی کر دیا، کیونکہ اس شدید سردی میں واقعی اس کے سپاہیوں کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی چاہتا تھا کہ آس پاس کا ماحول ایسا ہو کہ سلطنت غزنی مضبوط و مستحکم ہو اور کوئی حریف طاقت موجود نہ ہو جو کسی وقت بھی سلطنت غزنی کے لیے خطرہ بن سکے۔ ہرات اور غور کے درمیان غور ایک پہاڑی علاقہ ہے جس کا صدر مقام کوہ فیروز تھا۔ یہاں محمد بن سوری نے اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ 400 ہجری میں محمود غزنوی نے محمد بن سوری کے خلاف لڑائی کا فیصلہ کر لیا۔ مورخین نے اس سلسلے میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ محمد بن سوری نے بغاوت کر دی تھی جسے کچلنے کے لیے محمود غزنوی نے لڑائی لڑی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ محمود غزنوی نے خود ہی غزنی کے مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے محمد بن سوری کی طاقت ختم کرنے کے لیے لڑائی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد بن سوری نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ وہ 10,000 کا لشکر لے کر میدان میں آیا تھا۔ اس کی فوج نے سلطان محمود غزنوی کی فوج پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ غزنوی فوج کے حوصلے پست ہو گئے، شکست کے آثار نظر آنے لگے۔ یہاں محمود غزنوی نے اپنی جنگی فراست سے ہاری ہوئی لڑائی کو فتح سے ہمکنار کر دیا۔